फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की हमारी जो वीडियो होने वाली वो बेसिकली एसएससी सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए है। अब लास्ट 6 मंथ है हमारे पास और इसमें हम जो किस तरह से अपना जनरल अवेयरनेस वाला पूरा पोर्शन कैसे कवर करेंगे, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा, उन सभी को हम वन बाय वन यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो इन्होंने सिलेबस लिखा हुआ है अपने नोटिफिकेशन में, जो हर बार आता है, उसमें आप देख सकते हो कि इन्होंने लिखा हुआ है करंट इवेंट्स एंड ऑफ सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट, क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पर्टेनिंग हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। कुल मिलाकर सारी बातें ही आ जा रही हैं। उसके बाद आगे देखते हैं जनरल अवेयरनेस में बात, जो हमारा ये बेसिकली ये है मेंस का या आप स्टेज 2 का कह सकते हो। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस इन दिस component will be aimed at testing the candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. Question will also be designed to test knowledge of current events of such matters of everyday observation। और ऐसे करके मतलब इन्होंने पूरी बात लिखी है जिसमें ऊपर वाली सारी बातें पहले से इंक्लूड हो जाती है। लेकिन अब इसमें से बच्चा पढ़े क्या, कितना पढ़े, फिर वो हिस्ट्री पढ़ने लगता है तो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री में उलझ के रह जाता है। उसके बाद कोई पॉलिटी में जाता है तो पूरी लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाता है 750-800 पेज की बुक और उसी में 6 महीने निकाल देता है। बट 25 नंबर, जैसा कि चाहे आप एमटीएस की बात करते हो, सीएचएसएल की बात करते हो या सीजीएल प्री की बात करते हो, तो वहाँ पर आप 25 नंबर का जीए देखते हो जिसमें करंट इवेंट्स भी होते हैं, मतलब करंट अफेयर्स भी होते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सबके पोर्शंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो फिर कैसे कवर होगा, है ना। सो यही जो हमारी क्वेरी है उसी को हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप प्री को देखते हैं, 25 नंबर के लिए जाते हैं, ठीक है, तो कैसे करना है भाई। एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले क्या पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, कौन सी बुक से पढ़ें, अभी रुक जाओ थोड़ा, पहले देख लेते हैं पढ़ना क्या है, उसके बाद बुक डिसाइड कर लेंगे ना। इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ आईबीसी, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी कोई भी यूट्यूब पे कोई भी सर्च कर लो आप कि एंशिएंट हिस्ट्री को सबसे शॉर्ट तरीके में किसने पढ़ा रखा है, 1-2 घंटे में जिनने कवर कर रखा है, बस पूरा होना चाहिए। एक बार वो वीडियो देखो। वो वीडियो देखने का मेरा आपको ऐसा सजेस्ट करने का कारण ये है कि पहले आपको पता होना चाहिए हिस्ट्री में चेंजेस कैसे हुए, मतलब एक गो थ्रू होना चाहिए कि एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ क्या क्या था। आपको ना वहाँ फैक्ट रटने हैं ना कुछ, बस आपको एक कहानी समझ लेनी है। 1-2 घंटे 3 घंटे बहुत नहीं होते हैं, आप स्पेंड करोगे तो ईजिली हो जाएगा। लास्ट में हम बात करेंगे कि हम टाइम स्लॉट कैसे देने वाले हैं। अभी सिर्फ हम एक जनरल सी बात करें, आप उसको समझो। आप खाना खाते समय या फिर कुछ भी करते समय आप अपने मोबाइल में या ब्लूटूथ में लगाकर उसको रख सकते हो और उसको जस्ट ऐसे एक बार गो थ्रू हो सकते हो पूरा। आपने वो कर लिया, फिर आती है नोट्स की बारी कि हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप पढ़ोगे तो उसमें आपको फैक्ट सारे नहीं रखने हैं, क्या देखना है कि कौन कौन सी साइट्स थी। सारी साइट्स भी नहीं, 1000 से ज्यादा साइट्स हैं तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है। जो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, मोहनजोदारो, ठीक है, राखी गढ़ी, हड़प्पा, सुतकांगे डोर, ठीक है, लोथल, जो अपनी इंडिया में खास तौर पर उनको और उनसे रिलेटेड 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की लाइव क्लासेस भी स्टार्ट की थी यूट्यूब पे, आप उसमें भी जाके देख सकते हो और समझ सकते हो हमें कितना पढ़ना है, ठीक है। आप वो करोगे, उसके बाद आपको पूरी हिस्ट्री में एक बार, एंशिएंट हिस्ट्री में पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में आप चाहे लूसेंट ले लो या कोई भी एक बुक ले लो, उसमें एक तरफ से कि एक के बाद दूसरा राजतंत्र कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया, चौथा कौन सा आया, ये आप स्टार्ट करोगे मगध अंपायर से। मगध अंपायर, मौर्यन अंपायर, ठीक है, उसके बाद शुंग अंपायर, कण्व अंपायर, सातवाहनास, ऐसे करके आप आगे चलते चले जाओगे ना, ठीक है। ये एक बार करना है। इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एक लाइन में पूरी कवर करनी है, उसमें आपको हर डायनेस्टी के अंदर नहीं घुसना है, सिर्फ आपको देखना है कि मगध आया तो मगध को किसने रिप्लेस किया, मौर्य आया तो मौर्य को किसने रिप्लेस किया, ऐसे करके आगे बढ़ते जाना है। उसके अंदर के फैक्ट सभी नहीं पढ़ने। तो आपने एक बार डायनेस्टी पढ़ ली, अब जब आप ये पढ़ोगे कि डायनेस्टी एक के बाद दूसरी कौन आ रही है, तो उस जगह पर एक लाइन जरूर लिखी होती है कि इसको एस्टैब्लिश किसने किया, इसको फाउंड किसने किया। तो एक पॉइंट जो है हमारा कौन सा वाला, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी एंड फाउंडर, वहां पर ही कवर हो जाता है, ठीक। तीसरे में क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हमें रिलीजन पे आना है। और रिलीजन में सिर्फ 2 रिलीजन खास तौर पर वहां से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। क्या इसमें हमें बहुत कुछ पढ़ना है, क्या हम नितिन सिंघानिया ले ले, यूपीएससी वाली बुक उठा ले, नहीं, इतना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या पता होना चाहिए कि भाई फाउंडर कौन थे, इनके जो इंपॉर्टेंट जो इनकी विशेषताएं थी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो जान लेने हैं। कि जो जैनिज्म है
वो पूर्ण रूप से अहिंसा की बात करता है, मानता है कि पत्थर, पशु पक्षी, जीव जंतु, पत्ते सब में आत्मा का वास होता है, जबकि बुद्धिज्म इस चीज को डिनाय करता है, वो आत्मा जैसी किसी चीज को मानता ही नहीं है। बस इतनी सी बातें आपको देखनी है। फिर जो इनकी बौद्ध जो इनकी संगीति हुई थी, बौद्ध जो अलग अलग जगह पर समिति की स्थापना मतलब वो हुई थी, बौद्ध काउंसिल जिसे कहते हैं हम लोग, बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये देख लेनी, इनके प्लेस देख लेने, इनको किसने पेट्रोनेस किया था उस समय, किसने किनके शासन काल में हुआ था ये देख लेना है, प्रेसिडेंसी किसने की थी ये देख लेनी है। ठीक है, ये हो गया आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फिर लिटरेचर एंड ऑथर, इसकी कोई भी यूट्यूब पे चाहे सर्च कर लो, चाहे कहीं से भी एक बुक में देखो, एक साथ ना 2-3 पन्नों की एक लिस्ट आएगी, उसमें एक तरफ बुक्स लिखी होंगी, एक तरफ ऑथर्स लिखे होंगे, वो कर लो बस। बुक के अंदर क्या डिटेलिंग की गई है, कौन से सन में लिखी गई थी, इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जितना इंपॉर्टेंस ये है कि उसके ऑथर कौन है। और ये लिटरेचर का मतलब या तो ये पूछ लेगा, ऑथर का नाम दे देगा, नीचे 4 बुक दे देगा, पूछेगा भाई ये किस इसमें से इस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है। ठीक है, तो वो आपको 2 से 3 पेज बनाने और वो एक बार में कंप्लीट। ठीक, अब आते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स एंड रूलर्स। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स में भी दुनिया भर के बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमें कौन कौन से करने हैं। पहली बात तो सबसे पहले पल्लवास के टाइम पे द्रविड़ जो टेम्पल आर्किटेक्चर वो डेवलप हुआ, तो पल्लवास के टाइम पे उतना खास कोई है नहीं महत्व, लेकिन वो मामल्लपुरम और उधर थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, शोर टेम्पल वगैरह वो आपने देख लिया। 4-5 टेम्पल हैं, उनके सामने उनके राजा के नाम लिख लिए, बेसिकली 4 ही महान राजा हुए हैं पल्लव में, तो उन्हीं के बारे में है। ठीक है, वो लिख लिया। उसके बाद चोला के अंडर में बृहदेश्वर टेम्पल हो गया। ठीक है, ये देख लिया। उसके बाद आप किधर बढ़ोगे तो आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे और बेसर जो शैली है वहां पर होयसल जो डायनेस्टी थी उसमें थोड़े से टेम्पल्स स्टैब्लिश हुए थे, वो देख लेने। फिर उधर उड़ीसा में आ जाओगे और उड़ीसा में जो टेम्पल है लिंगराज टेम्पल हो गया। ठीक है, सूर्य कुणांग टेम्पल हो गया, ये आपको ठीक है ये वाले टेम्पल्स कर लेने हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ एक टेम्पल है जैसे खजुराहो वगैरह हो गया, वो कर लेने हैं। और यहाँ पर आपका टेम्पल और आर्किटेक्चर वाला खत्म हो जाएगा। इसमें रूलर्स साथ में कर लीजिएगा और एक पेज की लिस्ट इसकी भी बना लीजिएगा। ठीक, अब आते हैं मिडिएवल में। पूरी एंशिएंट हिस्ट्री फिर दोबारा मत पढ़िएगा, सिर्फ इतना ही करना है आपको, फर्स्ट टाइम पर इतना ही करना है। एक बार इतना कर लीजिएगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें सारी सिंक होती चली जाएंगी। फिर आते हैं मिडिएवल हिस्ट्री में। मिडाइवल में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें भी हम इंपॉर्टेंट डायनेस्टी सबसे पहले देखेंगे कि भाई स्लेव डायनेस्टी आई ना, स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी ने किसको रिप्लेस किया, ऐसे करके आप मुगल अंपायर तक जाओगे। और मुगल अंपायर में भी सेम ही फॉलो करना है, केवल बेसिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा वहां पर आपको मिलेगा नहीं पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी उनकी क्रोनोलॉजी आपने लाइन से देख ली, पेपर में डायरेक्टली पूछ भी लेता है कि तुगलक और तुगलक दे देगा, लोधी देगा, सैयद दे देगा और स्लेव दे देगा और बोलेगा कि इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। एट दैट टाइम बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भाई अब कैसे होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, तो ये चीज वहां पर आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सम रूलर्स। जैसे आपको बोला था लो एवं रक्त की नीति किसने स्थापित की थी, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो वो बलबन ने की थी, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हुलिया एवं दाग प्रथा किसने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये जब ऐसे क्वेश्चन आने लगते हैं आपको, तो ये कैसे करने हैं सर। अब इसके लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगी, इसके लिए आपको जरूरत पड़े ये एक्चुअली में ये वाला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सम रूलर्स है, ये सबसे बाद में करने वाला पोर्शन है। कैसे, आपने जब डायनेस्टीज करेंगे आप, तो डायनेस्टीज में फाउंडर आ जाएंगे, उनकी क्रोनोलॉजी आ जाएगी, कब से कौन किस साल तक कौन सी डायनेस्टी चली थी। फिर क्या करना है कि उन डायनेस्टीज के जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जिन्होंने या तो फाउंड की हो या फिर उन्होंने बहुत सारे युद्ध वगैरह जीते हो, तब आप वहां पर उनके फैक्ट्स देख लेना कि क्या इसने कुछ और भी एक्स्ट्रा किया था, क्या अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ किया था। ठीक है, बेसिकली 3 ही 4 ऐसे निकलेंगे, गयासुद्दीन तुगलक हो गए, मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, फिरोज शाह तुगलक। तुगलक डायनेस्टी में ये तीनों महान थे। जीएसटी इनको आपको देख लेना है। ठीक है, जीएसटी, एमबीटी, एफएसटी। ठीक है, ये आपको 3 कर लेने हैं, इनमें से फैक्ट हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको अलाउद्दीन खिलजी का देख लेना है। और जो स्लेव डायनेस्टी थी हमारी, स्लेव डायनेस्टी में आपको बलबन का देख लेना है और इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, 3 इनके फैक्ट्स अगर आपने कर लिए तो दूसरा पोर्शन भी आपका कंप्लीट। तीसरा फिर से इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर कि किसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, किसने ये बनाया था, वो भी एक पेज की लिस्ट बनेगी। थोड़ी शुरुआत में मेहनत होगी, खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो एक बार हो गया तो फिर जब लास्ट टाइम पे आप रिवीजन करोगे तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा कठिन काम है। उसके बाद आ जाते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। अब इनके समय में बहुत सारे नए नए डिपार्टमेंट बनाए जा रहे थे ना, खासतौर पर अगर आप बात करते हो फिरोज शाह तुगलक वगैरह की, तो वहां पर आपको बहुत अलग अलग क्या देखने को मिलते हैं,
एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स देखने को मिलते हैं, डिपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो वो, और अगर वो भी करने जाओगे तो वो आधा ही पेज है। मतलब बस ये है कि एक बार जब पहली बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको उस समय तकलीफ हो सकती है, अजीब लगेगा, बट अब सिलेक्शन लेना है तो करना तो पड़ेगा ही। पूरी हिस्ट्री पढ़ने से तो बेहतर ही, अगर सतीश चंद्रा की आप उठाते हो मिडाइवल हिस्ट्री, तो वो 350 पेज की है और उससे उतना क्वेश्चन आना नहीं। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखे पहले इनको कवर कर लो, फिर बाकी चीजें करते चलना है ना। चलो आप देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देख पा रहे हो यहाँ सबसे पहले लिखा है एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनी। अब इसमें लोग बोलेंगे कि आप ना स्पेक्ट्रम पढ़ लो या फिर कुछ और पढ़ लो या लूसेंट पढ़ लो। भाई लूसेंट पढ़ लो, अच्छी है, ऐसा नहीं है, बट वो भी बहुत ही मतलब बोला जाएगा तो बहुत ही उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उतना पेपर तक याद नहीं रह पाता है। और खासतौर पर जो बच्चे पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनको रीजनिंग भी करनी है, उनको कंप्यूटर भी करनी है, उनको मैथ्स भी करनी है। और अगर कोई बेचारा यूपी बोर्ड वगैरह से आया हुआ है तो उसको इंग्लिश में भी बहुत जूझना पड़ जाता है ना, तो उस समय थोड़ा सा वो होता ही है हेक्टिक। खैर, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यूरोपियन कंपनी कौन सी कब आई थी, ठीक है, सबसे पहले कौन सी आई और लाइन से क्रोनोलॉजी देख ली। दूसरा क्या करना है, उन्होंने आते ही अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई, ठीक है। तीसरा, उनके हेडक्वार्टर कहाँ थे। फैक्ट्री और हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा दूर नहीं रहा, ज्यादा तौर पर एक ही जगह रहे। कुछ एक्सेप्शंस है वो आपको देख लेना है, और ये वाला पोर्शन आपका कंप्लीट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। दूसरा पोर्शन तुरंत, अब ये यूरोपियन कंपनीज आई और शुरुआत में ही आपस में ट्रेड के लिए एक दूसरे से लड़ने लगी, तो इंपॉर्टेंट बैटल्स बनेंगी, वो आपको जरूर देखनी है। इंपॉर्टेंट बैटल्स आपको यहाँ पे भी देखनी है भाई, ठीक है। इसमें अगर ये पॉइंट वैसे नहीं लिखा है, पर इंपॉर्टेंट बैटल आपको यहाँ पे भी देखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बैटल्स आपको यहाँ पर भी देखनी है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाउंडर। जैसे पूछा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, सबसे इजी क्वेश्चन हो जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऐसे करके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, उनके फाउंडर रहे थे, ठीक है। और आप लास्ट ईयर के अगर पेपर देखोगे तो इनसे क्वेश्चन आते रहे, जितने भी टॉपिक लिखे इनसे क्वेश्चन आते ही रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही मेहनत करके इतने सारे टॉपिक्स अलग से बताए जा रहे हैं, आपको देखना पड़ता है बहुत सारे पेपर्स को, ठीक है, एनालाइज करके बना है। फिर ये ऑर्गेनाइजेशन, उनके फाउंडर, और यहाँ पर अब ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका ईयर भी देख लेना कि कौन से वर्ष में उसकी स्थापना हुई है भाई, है ना भाई। ये चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर देख लेनी है, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ईयर। इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड ईयर कहने का क्या मतलब है, जो काम आपने एंशिएंट हिस्ट्री में किया था वही काम आपको यहाँ करना है। क्या करना है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए कि मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे करके सर्च मारेंगे या जो भी, उसमें 2-2.5-3 घंटे की एक वीडियो आएगी, एक नहीं बहुत सारी आएगी, उसमें आपको जो भी अच्छी लगती हो, जो भी चैनल आपको समझ में आता हो, उसमें से आपको एक बार में पूरी मॉडर्न हिस्ट्री देख लेनी है लाइन से, कि कौन से इवेंट के बाद क्या घटा है। सिर्फ एक समझ लेनी कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसे करके पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आगे बढ़ी है, बस वही आपको करना है। ये बेसिकली आपकी मदद कैसे करेगा, ये मदद आपकी करेगा एलिमिनेट करने में। जब क्वेश्चन पेपर आएगा तब आप इसके, जब आप वो कहानी याद करोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री जब मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे थे, उसके बाद ये मूवमेंट हुआ था, तो यहाँ पर ये लाइन गलत है, तो आप वो एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है। तो वो आपको वहां पर कर लेना है, ठीक है। अब आते हैं मैगजीन, बुक्स एंड ऑथर। हमारे जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। उसके अलावा बहुत सारे लीडर्स हुए हैं, उन्होंने अलग अलग बुक्स लिखी हैं। वो बुक्स आपको लूसेंट पे और 2-3 किताबों से, अलग अलग किताबों से आप पेज निकाल लीजिएगा, 3-4 पेज कम से कम, ठीक है। तो सारी मैगजीन और बुक्स जो उन्होंने लिखी है उस समय की और ऑथर्स, वो एक बार में तैयार करने हैं आपको, वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब लास्ट के 2 पार्ट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, जो हमारी आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी। ऐसे सवाल आप देखते हो बनते रहते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, अब इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी है, एक पेज पे ये भी बनाना है। बेसिकली अगर आप ये पूरा देखोगे ना तो 50 पेज के अंदर पूरी हिस्ट्री कवर हो सकती है। 50 पेज के अंदर पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर हो सकती है। बस आपको टेबुलर फॉर्म में ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन एक जगह करती जानी है। और याद कैसे रहेगा, तो वही कि कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसे करके जो 2-3 घंटे की वीडियो उसको देख लो और फिर इन फैक्ट्स को उस वीडियो के बीच में अपने दिमाग में सेट कर लो, अपने आप सारी की सारी चीजें सेट हो जाएंगी। फिर कमिटीज, बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, हार्टोक कमेटी, बटलर कमेटी, है ना, हंटर कमेटी। पूछा जाता है कि सीधा पूछा जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो एक तरफ कमेटी लिखते चले जाओ और एक तरफ उसके सामने किससे संबंधित थी वो लिखते चले जाओ। एक पेज पे या 2 से 3 पेज के अंदर वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
तो इस तरह आपको बेसिकली जो आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, हिस्ट्री का सबसे वास्ट पोर्शन जो लगता है लोगों को कि यार इसमें कितना पढ़ना है कितना पढ़ना है, अब इजी हो जाएगा। इसके बाद आप एक बार जब पेपर दोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओगे, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ अगर 10 क्वेश्चन आए 10 में से 8 तो मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है, और 2 नहीं कर पा रहा हूँ तो 2 के पीछे पढ़ना भी नहीं है, वरना फायदा कुछ होगा नहीं, नुकसान उल्टा कर बैठोगे आप लोग, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हम लक्ष्मीकांत पढ़ लो सब हो जाएगा, है ना, लेकिन 850 to 900 पेज की बुक पढ़ पाओगे? पॉसिबल है? 25 नंबर के लिए, वो भी सारे तो आ नहीं रहे, 25 नंबर तो पूरी पॉलिटी आ नहीं रही है। 3 से 4 से 5 नंबर की आएगी, वो भी स्टैटिक जीके पूछता है, रैंडम से फैक्ट पूछेंगे, तो वो नहीं होने वाला ना। रैंडम से फैक्ट पूछेंगे कि बताओ पहली करके ये लोग पूछते रहते हैं, पहली बार इस विधानसभा में कौन सा अध्यक्ष बना था, ऐसे करके पहली बार ये कब लागू हुआ था, तो वो क्वेश्चन नहीं याद हो पाता है, और वो लक्ष्मीकांत ने दिया भी नहीं है, ठीक है। तो उसको पढ़ने से, अपना टाइम वेस्ट करने से बचिए, ठीक है। अब आते हैं पॉलिटी में क्या करना है। तो पॉलिटी में कुछ आर्टिकल्स हैं, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स से संबंधित आप कह लो, सिटीजनशिप से कह लो, डीपीएसपी से कह लो, या फिर पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट और राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित कह लो। ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इनमें आर्टिकल में जो लिखा है डायरेक्टली क्वेश्चन में आएगा। जैसे पूछ लिया आपको कि मौन रहने का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, अब 4 आर्टिकल दे देगा और वहां आपको टिक करवाना है भाई, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आर्टिकल ऐसे करने। उसके बाद पूछ लेता है मातृत्व प्रसूति के लिए जो अवकाश दिया जाता है या फिर जो सहायता प्रदान की जाती है वो किस आर्टिकल में है, 41, 42, 43, 44, तो वो आपको पता होना चाहिए। पूछ लेगा उद्योगों में उद्योगों का प्रबंधन, ठीक है, या मजदूरों का उसमें जो वो होता है सहयोग होता है, ठीक है, तो वो किस आर्टिकल में दिया गया, 43, 44, तो वो चीज़। फिर समान नागरिक संहिता किस में दी गई है, 44, 45, 46, ठीक है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो उपलब्ध कराई जाएगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है, 42, 43, 44, 45, तो वो चीज़ आपको वहाँ पर उस तरह से ही आपको कंप्लीट करनी है। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी के जो आर्टिकल्स हैं वो तो सारे के सारे याद करने ही करने हैं, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। चलो पार्लियामेंट में क्या करना है। पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे रिलेटेड जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 52, 53, 54 से लेकर, वो आर्टिकल्स आपको करने ही पड़ेंगे, कोई रास्ता नहीं है आपके पास, ठीक है, कोई रास्ता नहीं है। 61 तक करो, फिर आर्टिकल 72 करो, आर्टिकल 76 करो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कि सर आप ना आर्टिकल्स पे पूरी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उस पर वीडियो बना दो, या जो पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है पॉलिटी पे आप ये करवा दो, तो वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी, उस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 352, 356, 360, ठीक है, वो आपको करने हैं। कितने साल तक इमरजेंसी रहती है या कितने साल तक बढ़ाई जा सकती है वो करने हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डेप्थ में पढ़ना है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इसमें 2 चीजें हैं कि अलग अलग जो संविधान बनने से पहले जो अलग अलग कानून थे, अलग अलग चार्टर एक्ट्स थे, अलग अलग भारत शासन अधिनियम थे, उनमें क्या महत्वपूर्ण बातें थी वो यहाँ पर करनी है। उसके साथ ही हमारा जब संविधान बन रहा था तो किस देश से क्या चीजें बोरो की गई हैं वो आपको करनी है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मेहनत होने वाला है, लेकिन ये एक बैकग्राउंड तैयार कर देगा, पृष्ठभूमि तैयार कर देगा। इसके बाद अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो तो आपकी काफी हेल्प वहां पर होने वाली है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में कैग हो गया, ठीक है, कैग हो गया, यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, जीएसटी हो गया, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में आपको ये करने को, मतलब ये आपको बेसिकली करना पड़ेगा, ठीक है। उसके हेड कौन है, कब बना था, स्ट्रक्चर क्या है, अपॉइंट कौन करता है, रिजाइन किसको किया जाएगा, ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रही पॉलिटी की बात। अब आ जाते हैं इकोनॉमी में। इकोनॉमी सबसे इजी लगता है मुझे, मतलब अभी तक का अगर देखा जाए तो कि इनमें इनके पास क्वेश्चन बड़े ही लिमिटेड है। 5 ईयर प्लान से हर साल क्वेश्चन आते ही हैं, 12 हैं, 12 में 3 से 4 पॉइंट हैं। अगर हर उसमें देख लो तो आपको 12 × 3 कर लो, 36 पॉइंट आपको याद करने हैं, ठीक है, 36-40 पॉइंट याद करने कर सकते हो। बैंकिंग सिस्टम में एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिजर्व रेपो रेट क्या होता है, ये थोड़े से टर्म्स हैं, पूछ लिए जाते हैं, रैंडमली पूछते हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं। तो वो एक बार किसी भी यूट्यूब पे क्लास करके देख लेना भाई, कोई भी सर्च करके आराम से हो जाएगा। जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, इन पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि भाई जीडीपी की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, बताना पड़ जाएगा। फिर फिजिकल पॉलिसी एंड बजट, बजट में पूछ लेता है कि भाई इस बार बताओ फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है, 5.9%, फिलहाल तो 2023 के लिए है, लेकिन जब भी आप पेपर दोगे उससे पहले जो बजट आया होगा आपको वो वाला बजट करना है।
उसमें फिजल जो डेफिसिट है वो कितना रहने वाला है, प्राइमरी डेफिसिट कितना रहने वाला है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है, लास्ट ईयर ग्रोथ रेट कितनी रही, ये आपको देखना है। इसको आप किसी भी मैगजीन में जाए, प्रतियोगिता दर्पण कह लो या कोई भी XYZ या फिर हमारी बीपीडिया जो आती है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, वहां से ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, यहाँ पर लोग ये सबसे ज्यादा मिस करते हैं और यहाँ पर गुगली हो जाती है भाई। जितनी भी मिनिस्ट्रीज है ना इंडिया में, मतलब जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, उसके बाद होम मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, उसके बाद आप कह लो तो मोस्पी हो गया हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये कुछ मिनिस्ट्री हैं जिनमें ना आपको उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं वो कर लेने हैं। उन डिपार्टमेंट में कभी कभी सीधा डिपार्टमेंट देकर पूछता है कि बताओ ये किस मिनिस्ट्री में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कर लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कर लेना है, 5-7 मिनिस्ट्री कर लेनी है, उनके अंदर के डिपार्टमेंट बेसिकली। कैसे करना है सर, ये तो किसी बुक में नहीं है, कुछ नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डालो, फिर आप गूगल पे जाके मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस डालोगे, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पे जाके अबाउट अस में चले जाना, अबाउट अस में वहां पर सारी चीजें लिखी होती है, उनके डिपार्टमेंट्स लिखे होते हैं, एक पेज पे नोट डाउन कर लेना और छोड़ देना। फिर उसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाना, सेम फंडा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जाना, सेम फंडा, ये चीज आपको कर लेनी है भाई, ठीक है ना। तो ये हो गई बात इकोनॉमी की। अब चलते हैं आगे, चलो भाई, अब यहां पर ज्योग्राफी का देख लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या करना है, देखो करंट अफेयर जब पढ़ रहे होते तो करंट अफेयर में बहुत सारे देश बार बार न्यूज में आते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन बार बार न्यूज में आया और पेपर में वो देखने को मिले क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा आप बात कर लो अजरबैजान और आर्मेनिया का जो डिस्प्यूट चल रहा था, वहां पर क्वेश्चन बने, उसके बाद इथोपिया में क्वेश्चन बने, उसके बाद नाइजर में अभी कू ही है तो उस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अलग अलग पेपर में आते भी हैं भाई। अब क्वेश्चन क्या है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में किस देश में राजनीतिक तख्ता पलट हो गया, तो आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, नाइजर, ठीक है। लेकिन फिर क्वेश्चन पूछेगा भाई बताओ कि इस देश के इसमें से क्या, तो कौन इस देश के आसपास की कंट्री कौन सी है, पहले तो सबसे हार्ड क्वेश्चन ये बनाएगा कि कंट्री कौन सी, बच्चा उतना याद नहीं करता है। फिर दूसरी बात ये पूछ लेगा कि बताओ, जो सरल हो सकता है क्वेश्चन वो ये पूछ लेगा बताओ इसमें से जो इक्वेटर पास होती है या नहीं होती है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, या किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। या फिर वहां पर कुछ खास हो या कोई ऐसा मिनरल पाया जाता हो जो कहीं और विश्व में रेयरली मिलता हो, या फिर वो कंट्री किसी चीज की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या फिर कंज्यूमर हो, ठीक है। तो तब वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो वो हमें मैपिंग उस तरह से देखनी है, ठीक है, जो बार बार न्यूज में आती रहती है कंट्रीज, हर ऐसे तो न्यूज में बहुत सारी कंट्रीज आती है, हर कंट्रीज के पीछे नहीं पड़ना है। आजकल इटली बहुत फेमस चल रहा है, ठीक है, तो देख लेना भाई इटली को। इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, अब इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स में एक पेज निकालो, उसमें मैगलन की जल संधि हो गई, डेविस जल संधि हो गई, ठीक है, जिब्राल्टर जल संधि हो गई, पनामा जल संधि हो गई, कुक जल संधि हो गई, बॉस जल संधि हो गई, इस तरह की तमाम जल संधि एक बार में, मलक्का स्ट्रेट, नॉर्मल से बहुत ज्यादा नहीं, कोको जो स्ट्रेट हो गया, इस तरह के आपको कर लेने हैं, एक पेज ही बनेगा। और ये स्ट्रेट्स कर लेना, सी और वाटर बॉडीज कौन सी, जैसे सार्गासो सी एक बार पूछा गया था, एक बार क्या बहुत बार पूछा गया, सार्गासो सी कौन से ओशियन का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है, इजी क्वेश्चन होते हैं, बट वही है कि इतना रैंडम फैक्ट होता है, बच्चा कर नहीं पाता है। लेकिन अगर आप एक पेज पे, अलग अलग पेज पे ऐसी चीजें बना के रखोगे तो वो ईजी हो जाएगा। फिर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, जो रिवर जो देश न्यूज में है उस देश में कोई इंपॉर्टेंट रिवर हो तो ठीक है, वरना कोई बात ही नहीं। क्या उसकी ट्रिब्यूटरी करनी पड़ेगी सर? नहीं, ट्रिब्यूटरी हमेशा अपने देश की नदियों की देखनी है, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, और इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर लेना। फिर उसके बाद उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है उनको जोड़ लेना, तो यहां पर आपका रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मिनरल्स एंड लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से तो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। डेट्रॉइट किस लिए फेमस है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए भाई कि इंडस्ट्री कहाँ पर कौन सी लोकेट हो रही है। और ये आप तब ज्यादा अच्छे से गेस कर सकते हो जब आपको ये पता हो कि उस इंडस्ट्री के लिए, जैसे स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील इंडस्ट्री के लिए दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो आयरन, ठीक है, आयरन और अगर नहीं है तो फिर तो बेकार ही है, फिर दूर से इंपोर्ट करेगी तो उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। दूसरा क्या, दूसरा उसके लिए एनर्जी का सोर्स, एनर्जी का सोर्स क्या हो सकता है, या तो बहुत बड़ी मात्रा में आसपास कोयला उपस्थित हो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए झरने वगैरह हो जहां पर टरबाइन वगैरह लगाकर हम क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ऐसे रीजन जहां जहां पर होंगे वहां पर जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करेगी। दिमाग लगा के करना है, रटना नहीं है, तो आराम से हो जाएगा। ज्योग्राफी हर वेडनेसडे को कराई जाती है, आप वहां से उस चीज को कर सकते हो। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भाई इंडिया में नॉर्थ टू साउथ लेकर कितने माउंटेन्स है, छोटे छोटे, वो सारे लाइन से करने हैं, और वो उसके अलावा उसके लिए कोई विकल्प नहीं है आपके पास, ठीक है।
साइंस में सबसे इजी होता है विटामिन एंड डिसीजेस, हमेशा आती है। डिसीज एंड वेक्टर, कौन सी मलेरिया, कौन सा मलेरिया का वेक्टर क्या है वो करना है, डेंगू का वेक्टर क्या है, एडिस एजिप्टी वो करना है। उससे रिलेटेड कोई नई चीज अगर न्यूज में हो तो वो कर लेनी है, ठीक है। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड नेम। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आए भाई, एक बार नहीं है। धावन सोडा कोई केमिकल नेम क्या है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और वो पूछा जाते हैं, तो वो करने हैं और 1-1.5 पेज उसका बनाना है। एक चैप्टर जो है पूरा पढ़ना है वो एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं और ये वाला चैप्टर आपको करना है। उसके बाद एसआई यूनिट, फिजिक्स में जाइए, एसआई यूनिट 1.5-2 पेज होते हैं, लूसेंट से ही उठा के याद कर लेना। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज 2 से 3 पेज याद कर लेना भाई, कि बंदूक का आविष्कार किसने किया था, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया था, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, वो कर लेना भाई। लेंस, मिरर एंड एप्लीकेशन, कि दाढ़ी काटने के लिए कौन से मिरर का यूज होता है, ठीक है, तो वो एप्लीकेशंस में आते हैं, तो वो वाला ऑप्टिक्स के चैप्टर में होता है, लूसेंट से आप कवर कर सकते हो। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, इंसुलिन वगैरह हो गया, अग्नाशय का क्या रोल है, ठीक है, यकृत का क्या रोल है, ये चीजें आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी और उससे रिलेटेड डिसीजेस भी करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। ये हो गया आपका साइंस वाला पोर्शन, पहले इतना करना है, उसके बाद आपको बताया जाएगा, ठीक। आप करंट अफेयर में कैसे क्या पढ़ना है भाई। करंट अफेयर में देखो, करंट अफेयर में सबसे पहले तो होता है नेशनल इंपॉर्टेंस की जो न्यूज़ेस होती हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे किस देश की यात्रा पे गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वहां पर 25 समझौते कर लिए, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उस समय इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर इतनी ही ज्यादा सिग्निफिकेंस उस देश का, तो उस देश की लोकेशन देखो, ठीक है, मैपिंग में पूछी जा सकती है। उसके बाद उस देश में कोई मिनरल अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो देखो। वो देश किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादक है, किस चीज का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, एक बार वो देख लो, बात खत्म, ठीक है। दूसरा करंट अफेयर में देखना क्या है, कोई जैसे अगर नेशनल इंपॉर्टेंस की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ कोई टूर्नामेंट होने वाला है, तो अगर हमारे यहाँ होने वाला है तो फिर वो टूर्नामेंट कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, वो हमारे पेपर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या देखनी है कि कोई भी भारत ने किसी देश की सहायता की है, या भारत ने किसी चीज को कोई एड दी है, कोई किसी प्रकार का ऋण दिया है, तब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीधे पूछा जाएगा कि भैया भारत ने ये पनडुब्बी इस देश को दी, बताओ भाई वो कौन सा देश है, तो वो समय इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर रक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुई है तो वो पूछी जाती है, 150-2 पेज की बनेगी भाई, वो तो करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करते हो इंटरनेशनल लेवल पे कोई नया डेवलपमेंट हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जिसकी भारत ने अभी अध्यक्षता ग्रहण किया, या भारत उसमें नया नया शामिल हुआ है, तब वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, स्टैब्लिश कब हुआ था, ये देखना पड़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर में और क्या करना होता है, करंट अफेयर में कोई नई बुक आई है, सलमान रुश्दी की कोई बुक है, अरुंधति रॉय की कोई बुक है, ठीक है, शशि थरूर की कोई बुक है, तो वो बुक्स तो हमें पढ़नी पड़ेगी, भले किताब को हम पढ़े चाहे ना पढ़े, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर में अगर और देखें तो और क्या आ जाता है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट देश के बाहर हो रहा है, छोटा है या बड़ा है, लेकिन अगर वहां भारत ने सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज पाया है तो उसको जरूर देखना है, और अगर नहीं पाया और फिर हो रहा है तो उसको छोड़ देना, उतना नहीं कवर कर पाओगे, जरूरत भी नहीं है। जो अवार्ड्स मिलते हैं, अवार्ड्स में ध्यान रखना, अगर इंडिया के कोई व्यक्ति ने, इंडिया के किसी व्यक्ति को मिला है तो देखना है, या इंडिया ने उस अवार्ड को दिया है किसी को तो देखना है। बाहर विदेश में किसको कौन सा अवार्ड मिल रहा है नहीं देखना है, ठीक है। तो फिलहाल ये कुछ मोटी सी बातें थी जो हमें करंट अफेयर में हमेशा करनी होती है। इसके अलावा अमित सर आपको करंट अफेयर हर वीक करवाते हैं, ठीक है, वीकली करंट अफेयर। अगर आप उस तरह से करोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, हफ्ते का हफ्ते रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। फिर बीपीडिया से आप चीजों को ग्रैब कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि एसएससी में बहुत अच्छी पकड़ बनाई जाए, आपको 2024 में नहीं देना है, आप 2025 के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हो कि आप और टाइम दे दें, या फिर 2024 में ही बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करें, लेकिन कहीं कहीं किसी सब्जेक्ट में लैग कर रहे हो, वेदर ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या फिर रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आप हमारा एसएससी बी में जो एसएससी सुपर पैक है, ठीक है, आप उसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस मिलती हैं, डाउट सेशन मिलते हैं, 1-on-1। सबसे खास बात जो एग्जाम की वो ये है कि वो अपने जो यूजर्स होते हैं, जो हमारे पेड यूजर्स होते हैं, उनके लिए हम डायरेक्ट 1-on-1 सेशन लेके आते हैं। जैसे आपको ज्योग्राफी में कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मेंटर से बात करेंगे, मेंटर आपको हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कराएंगे, और फिर हम लोग बैठकर उस चीज को डिस्कस करेंगे कि भाई जो डाउट्स हैं उसको कैसे क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
फिर आप ये सारी चीज़ देख सकते हो। पर्सनलाइज स्टडी प्लान मिलता है, मंथली परफॉर्मेंस चेक होती है आपकी, ठीक है। 1-on-1 सेशन होता है, मतलब मंथली 4 1-on-1 सेशन होता है, एक महीने में 4 बार आप किसी भी टीचर के साथ 1-on-1 सेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं एग्जाम बी की। कोर्स परचेस करने के लिए आपको नीचे जो नंबर दिया गया है आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एक सेकेंड, 9205524028 नंबर है, आप इस पे कॉल करके आपकी जो क्वेरीज हैं उसको कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, एसएससी को या फिर सीजीएल मेंस को लेकर, प्री को लेकर, जनरल अवेयरनेस, ज्योग्राफी, मतलब जनरल अवेयरनेस में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनकी, या फिर रीजनिंग या किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो, आपका आंसर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू, वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।